नमस्कार। जय हिंद साथियों। मैं हूं आपका अपना भाई आशीष राठौर सरबजीत। आज आप सभी के बीच में कुछ विषय को लेकर चर्चा करूंगा। पहले आपने देखा होगा 2 वीडियोज में, एक है 24 मिनट का, एक है 28 मिनट का। तो दोनों वीडियो में मैंने गौवंश के ऊपर बात किया था और जो गाय के नाम पर ढोंग करते हैं उनको जमकर लताड़ लगाई थी। अब जैसा कि उस समय भी मैंने कहा था कि इसके आगे आने वाला हमारा जो वीडियो होगा वो भी बैलों से संबंधित होगा, क्योंकि जो बैल हैं उनकी समस्या को मैंने वहाँ पर चर्चा नहीं किया था। तो आज कुछ 2-3 मिनट में पिछली बातों को संक्षेप में रखना चाहता हूँ। गाय की जांच चल रही थी, तो गाय से अभी तक हम उत्पादन में सिर्फ दूध लेते हैं और कुछ नहीं। तो गाय और बछिया बड़ी होगी तब गाय बनेगी, और गाय से दूध के साथ साथ हम, और जब तक वह जीवित है, दूध तो बोनस है। मैं ये चाहता हूँ इस देश में पशुओं से जो गोबर उपलब्ध होता है, मूत्र उपलब्ध होता है, उससे खाद का निर्माण किया जाए और वह खाद खेतों में डाली जाए, जिससे किसानों का जो खर्च है उसमें भारी कमी आएगी, खर्च कम होगा किसानों का। इसीलिए किसान जो आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी बढ़ाइए, तो वो इसीलिए कर रहे हैं कि उनकी लागत जो है फसल उगाने में बहुत ज़्यादा अधिक लग रही है। उत्पादन हो रहा है, लेकिन उत्पादन होने के बाद जब वह लागत निकालते हैं तो उनको कुछ बचता ही नहीं। मुश्किल से खाने भर का बचता है सिर्फ, जबकि मूलभूत आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा और मकान। बचती सिर्फ रोटी है, तो कपड़ा कहाँ से लाएंगे, मकान कहाँ से बनाएंगे। तो इसलिए वो भविष्य को लेकर भी चिंतित हैं और लगातार मांग करते रहते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि खाद बनाई जाए, खाद बनाने की विधि भी बताई। दूसरा एक उपयोग और भी हो सकता है, मीथेन युक्त गोबर गैस जो गोबर से बनाई जा सकती है। इसके लिए वैज्ञानिक लगाए जाएं गौशालाओं में, और गोबर गैस का निर्माण किया जाए जो एलपीजी जैसे सिलेंडर में कंप्रेसर की मदद से भर के मुश्किल से 200-300 का एलपीजी सिलेंडर आएगा, बल्कि वो गोबर गैस का जो सिलेंडर होगा वो 200-300 का ही, जबकि एलपीजी सिलेंडर है वो 1000 के आसपास। कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, लेकिन औसतन 1000 रहता है। गरीब आदमी 1000 रुपये का एक महीने में सिलेंडर जलाएगा, उसकी कमर टूट जाती है। समस्या तो है ही है। बड़े बड़े दिग्गज लोग बोलने से अपने विचार नहीं रख सकते, अपनी बात नहीं रख सकते, बस ढोंग कर सकते हैं। रात दिन चिल्लाएंगे हमारी अम्मा। अरे तुम्हारी अम्मा सड़क पे घूम रही है, शर्म करो कुछ। लाठियां खा रही है, शर्म करो कुछ। क्या कोई योजना नहीं निकाली जा सकती इसमें, जिससे किसान खाद बना सके घर पर? क्या उसको प्रोत्साहन राशि, कुछ सहायता राशि नहीं दी जा सकती? दी जा सकती है, लेकिन किसानों को कहाँ? किसान को तो बता दिया जाएगा तुमको सम्मान दिए रहे हैं। जो सम्मान दिया जाता है, उस सम्मान की मैं बात करूं तो वो ये है, किसान अपना बदन ढके हुआ था, फटी धोती पहने हुए। उस धोती को खोल करके नंगा कर दिया गया किसान को, और उसी धोती को पगड़ी बना के खोपड़ी में लपेट दिया गया और नाम दे दिया गया, हम किसान को सम्मान देते हैं। मैं भी एक किसान हूँ,
कुछ नहीं, 0/0। किसान का दर्द समझा है कभी? कभी नहीं, कभी नहीं। किसान का दर्द कभी नहीं किसी ने समझा। अब खैर मुद्दे पे आते हैं, इस पर बाद में चर्चा होगी। बैलों की मैं बात कर रहा था, तो बैलों की क्या उपयोगिता है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बैलों से हम कृषि कार्य करते थे, जुताई करते थे, जो सामान माल इधर से उधर ढोने का काम करते थे। तो बैलों से जुताई, कुछ पुराने यंत्र, हैरो, तिफरा, पलटा हल, यही 2-3 हैं बस। सन 1990 से जब ट्रैक्टरों की बाढ़ आई, धीरे धीरे करके किसानों ने बैलों को साइड कर दिया। बैलों से कोई भी चलाने वाला यंत्र का नया आविष्कार ही नहीं हुआ जिससे बैलों के ऊपर श्रम कम पड़े और कार्य ज़्यादा हो, जबकि ट्रैक्टरों से चलने वाले यंत्र हर वर्ष नए नए तरीके से अपडेट होकर के आते रहते हैं। बैलों के लिए कुछ नहीं, न तो वैज्ञानिक लगाए जाएंगे, न तो किसी विशेषज्ञ को लगाया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा। बस नंदी, साँड़, बैल, पूजा अर्चना, यही सब चलेगा, बवाल। किसी को तो चना केले खिलाए जाते हैं जब वहाँ पहुँचते हैं माननीय महोदय लोग, और किसी को बेचारे को पानी नहीं मिलता है, सूखा भूसा नहीं मिल पाता, भूख से तड़प तड़प कर मर जाती है। यही हालात हैं, और तो कुछ है नहीं। अब वहीं कहीं पहलवान कोई नंदी मिल जाता है तो उठा के हम जैसे आदमी को मार डालेगा, क्या उसमें है, 4-5 लाख रुपए घर वालों मिल ही जाएंगे। खैर, उपयोगिता बात कर रहा था, तो उपयोगिता सिर्फ इतनी ही है कि कृषि कार्य में जुताई इत्यादि। दूसरी उपयोगिता है जो गोबर होगा उससे खाद का निर्माण। तीसरी उपयोगिता है जो माल ढोने का, सामान ढोने के लिए बैलगाड़ी हुआ करती थी, उस बैलगाड़ी को न्यू मॉडल में अपडेट करने की ज़रूरत है। बैलगाड़ी आज भी किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए, मध्यम वर्गीय किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, ये बड़े किसानों के लिए नहीं है। लेकिन ध्यान बड़े किसानों का रखा जाता है। सब सरकारें जो आती हैं वो भी बड़े किसानों का ध्यान रखती हैं, छोटे किसानों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। छोटे किसान अगर कुछ भी, जैसे पराली जला दें, उठा के जेल में डाल दो, मुकदमा लगा दो, लाठी डंडों से धुन दो, रुई की तरह धुनाई कर दो, क्या मतलब है उनका? भाई हम तो कह रहे हैं तुम आगे तो आओ, हमसे संपर्क कर लो कम से कम, कैसे किया जाएगा हम ही तुमको बता देंगे। लेकिन वो कुछ नहीं किया जाएगा, कुछ भी नहीं। तो कैसे खाद बनेगी वो तो बता ही चुका हूँ। खाद बनाने का वही तरीका है, जो यंत्र हैं उनसे जुताई इत्यादि हो सकती है। अन्य नए नए यंत्र बनाए जाएं जिनसे बैलों पर श्रम कम पड़े, और वो यंत्र हर वर्ष अपडेट होकर के, हर बार 4-6 साल पे अपडेट होकर के आते रहें। नए नए यंत्रों का आविष्कार किया जाए जिससे बैलों के द्वारा खेती की जा सके। बैलों के द्वारा खेती किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन किसानों को हमेशा से नोचा और ठगा ही गया है। 100 के करीब में डीजल जा रहा है, ट्रैक्टर कौन चला पाएगा किसान? सिंचाई की सुविधा यहाँ है नहीं, बारिश का मौसम आते ही बाढ़ आ जाती है, फसल चौपट। फिर हम लोगों को मिलता है सम्मानित किट। ठीक है, किसी उद्योगपति का उद्योग डूबोगे दिखाओ, तुम्हारी इधर देखो टांगे ऐसे पकड़ के ऐसे नोच देगा, दोबारा आओगे नहीं, कभी दिखाओगे नहीं। किसी उद्योगपति का तुम्हारी इतनी औकात नहीं है उद्योग डुबा सको, किसानों की तो फसल बर्बाद ही कर दोगे। क्या किसान है? किसान तो दबा कुचला है ही, और कुचल लो रगड़ लो उसको चाहे जितना। ठीक है, अब हम खुद ही 3 साल मेहनत किए हैं, 3 साल से किसी ने पूछा नहीं, चुपचाप घर बैठ गए। अब घर से ही आवाज़ उठाएंगे।
अभी आ जाओ लाइन पे, हम अभी भी आ जाएंगे, लेकिन नहीं आओगे तो आवाज़ तो उठाएंगे ही उठाएंगे। दूसरी उपयोगिता सुन लीजिए बैलों की, जो माल ढोने की बात कर रहा था। माल ढोने की बात, जो बैलगाड़ी होती थी, जो लकड़ी बैलों के कंधों के ऊपर गर्दन पर रखी जाती, उस लकड़ी के बीच में एक लकड़ी लगी होती जिसको स्टैंड लकड़ी बोलते थे। वहाँ पर लकड़ी ने लगा करके वहाँ पर एक टॉपलिंग चूड़ीदार राड की मदद से पहिया लगा दिया जाए तो 3 पहियों की बैलगाड़ी बनेगी। जो आगे का हिस्सा बैलगाड़ी का वजन जितना होता था वो बैलों के कंधों पर न होकर के उस पहिए पे चला जाएगा। बैलों को सिर्फ आगे की तरफ खींचना होगा। इसे खींचने के लिए अगर 5 क्विंटल बैल 10 किलोमीटर लेकर के जाते थे तो 15 क्विंटल वजन बैल बहुत ही आसानी से 10 किलोमीटर से छोड़िए 15 किलोमीटर तक लिए चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भार जो था वो हट जाएगा, भार उसके ऊपर रहेगा नहीं, तो वह खींचने को होगा तो ले जा सकता है आसानी से। दूसरा, मैं तो कहता हूँ कि बैलगाड़ी 4 पहिए की बनाई जाए, और जैसे हम खेतों में जो एक लकड़ी का यंत्र बना हुआ जुआ लगाते हैं, उस तरह से बैलगाड़ी में भी उसी को लगा दिया जाए, जिससे बैल बहुत ही आसानी से खींच सकेंगे। और 4 पहिए की बैलगाड़ी होनी चाहिए, लेकिन इन पर कोई बात नहीं किया जाए। आज मैं बात कर रहा हूँ तो अभी जो वीडियो देखेंगे वो कहेंगे क्या, जो बोलना चाहिए वो बोल नहीं रहे, बोल रहे वो बैलगाड़ी और जुआ लेकर के आओ। अरे इन्हीं हरामखोरों ने प्रदूषण हो रहा है, मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर सब पे बैन लगा दिया था। नहीं, प्रदूषण रसीद पहले कटाओ, इनसे प्रदूषण बहुत होता है। जो हवाई जहाज एरोप्लेन लेकर के हर चुनाव में, हर ज़िले में, हर जगह जगह लिए घूमते हो, उससे प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता, उससे ऑक्सीजन निकलती है। जो रोजगार के नाम पर, रोजगार भारत में रोजगार की बेरोजगारी है कहीं? बेरोजगारी बनाई गई है, बेरोजगारी है नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है दुनिया में 7वें नंबर पर, तो जनसंख्या की दृष्टि से पहले और दूसरे नंबर पर ले आने की क्या ज़रूरत थी? और जब ले आए हो तो बेरोजगारी यहीं होगी, यमराजपुरी में होने वाली नहीं है, ठीक है। और बेरोजगारी को ख़त्म कैसे किया जाए? तो बड़ी बड़ी कंपनियां लगाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनकी चिमनी बनती है, जो उस चिमनी में इतनी ज़बरदस्त ऑक्सीजन निकलती है जिसकी कोई हद नहीं, पर्यावरण को एकदम स्वच्छ करता चलता है। काली काली एकदम ऑक्सीजन होती है, एकदम स्वच्छ, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। गाड़ियों में गरीब आदमी जो ट्रैक्टर लिए घूम रहा है, किसान जो जा रहा है, मोटरसाइकिल लिए कोई जा रहा है, वो प्रदूषण हो रहा है। उसके प्रदूषण अगर 500, 1000, 10,000 जिस तरह की भी बिल पे होता है, उससे प्रदूषण, ये हरामखोर प्रदूषण ख़त्म कर देंगे। इनको पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा नहीं पता होगी, ये प्रदूषण पे रसीद काटेंगे कि इससे तुम्हारे प्रदूषण होता है। तो रसीद काट के क्या करते हो? धन ही तो इकट्ठा करते हो। उस धन को क्या करते हो? उस धन को इकट्ठा करते हो, आगे 5 साल आगे वाले आने वाले समय में लगाते हो, और क्या करते हो? पर्यावरण इस भारत में अभी 2024 के आसपास में इतनी स्वच्छता, इतना स्वच्छ वायुमंडल कभी मैंने नहीं देखा। इसीलिए सन 2021 से ज़बरदस्त तरीके से जुलाई से अक्टूबर तक बुखार की इतनी तेज़ी से महामारी चलती है। मलेरिया, एक ही मरीज को मलेरिया भी है, टाइफाइड भी है, डेंगू भी है, हर कुछ है, ठीक है। तो ये मजाक न बनाएं, कल को लगा देगा नियम, डीजल जाता है 100 पर प्लस या 100 के आसपास या बढ़ती है रेट, तब काँव काँव चिल्लाते हो डीजल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, काँव काँव, ठीक है। ये छोटे किसान, हम जैसे छोटे किसानों के लिए है, बड़े किसानों के लिए महाराज नहीं है, हम पहले ही बता रहे हैं। ये मध्यम वर्गीय छोटे किसानों के लिए है।
जिनकी लागत नहीं लगेगी, मुफ्त में वो अपना उगा सकें, वो गाय की भी रक्षा हो जाएगी, बैल की भी रक्षा हो जाएगी। तो इसको 2 वक्त का भोजन मिल जाएगा, चारा दाना पानी मिल जाएगा। वहाँ तो मरे जा रहे बेचारे, सूख सूख के मर जा रहे, कुछ नहीं मिलता, पानी नहीं दे पाते, जबकि पानी की भारत में कोई कीमत नहीं है। आए दिन खबरें प्रकाशित होती, मुझे लग रहा ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन हर ज़िले से कोई न कोई एक खबर आती है, यहाँ मारी गई, वहाँ मारी गई, यहाँ टकराव हो गया, यहाँ ट्रेन से टकरा गई, वहाँ रोडवेज से टकरा गई, वहाँ ट्रक से टकरा गई। तो ढोंगियों ढोंगियों 5 वर्ष से ऊपर का समय हो चुका है, क्या कर रहे हो गधे, क्या कर रहे हो? क्या कहें तुमको हम? खैर, देश समझता भी सब है और परिणाम तुमको मिल भी चुका है, मतलब भर का। वो आगे मुझे लग रहा और भी देगा, क्योंकि बहुत दिन तक बेवकूफ़ बनाया ही नहीं जा सकता। एक बार बेवकूफ़ बना लोगे, 2 बार बना लोगे, 3 बार बना लोगे, 4 बार बना लोगे, 5वीं बार तो ना बना पाओगे बेटे। 5वीं बार इस जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, इस बार ही नहीं बना पाया है, आगे पता चलेगा। और जो कृत्य हैं आपके, कृत्य अभी भी तो कृत्य सुधरे नहीं हैं, तो एक कृत्य जो काम करे जा रहे हैं वो कृत्य सुधरे तो हैं नहीं, उनको सुधार लो तो अस्तित्व में बने रहोगे, नहीं तो क्या साफ हो जाओगे। हम तो हमेशा से साथ थे, अब तो पूरा पूरा मन लग रहा है साफ ही हो जाओ। जब कोई जानता नहीं, जब कोई पहचानता नहीं, किसी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं, क्या मतलब है इसका? तो बैलों की बात हो गई है इसके लिए, अब मैं फालतू आवाज़ उठा रहा हूँ, होगा कुछ नहीं, मुझे पता है। बैलों की उपयोगिता इतनी ही है, जो उनका गोबर होगा उससे खाद बनाई जाए और बैलों से जुताई इत्यादि की जाएगी, तो किसानों का डबल फ़ायदा होगा। जुताई तो अभी भी कर लेता है किसान। दूसरा, अगर खाद बनाने पे प्रोत्साहन राशि, सहायता राशि, धनराशि दी जाएगी तो किसान उस पर काम कर लेगा। कुछ किसान पहले करेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे करके सिस्टम को सुधारा जा सकता है। तीसरा, बैलगाड़ी को कुछ विशेषज्ञों को लगाकर, लोहार बढ़ई जो काम करते हैं लकड़ी और लोहे का इत्यादि, उनको लगाकर बैलगाड़ी को 3 पहिए में बदला जाए, ताकि बैलों पे भार कम आए और बैलगाड़ी संचालित हो, ताकि छोटे मोटे कार्य जो बैलों के द्वारा किए जा सकें। दूसरी, मैं तो कहता हूँ बड़ी भारी 4 पहिए की बैलगाड़ी बनानी चाहिए, 2 आगे 2 पीछे, ट्रॉली की तरह पूरी तरह से। और उसमें जैसे हम जुताई करते हैं बैलों से, आगे लकड़ी का जो जुआ नामक यंत्र होता है उसको मतलब लगा करके खींचते हैं बैल, उसी को उसमें भी लगा देना चाहिए। बैल आसानी से खींच ले जाएंगे, अधिक से अधिक वजन, फोकट में चारा खाएंगे, बदले में तुमको खाद दे ही देंगे, जुताई तुम फोकट में कर लो, और माल की ढुलाई, आदान प्रदान, सामान वहाँ ले जाना यहाँ ले आना, छोटा मोटा जितना, वो सब तुम आसानी से कर सकते हो। जुताई करोगे, डीजल जो विदेशों में डीजल आता है, विदेशों से पैसा जाता है, वो सब भारत में बचेगा, किसान के पास बचेगा। लेकिन किसान को भड़काया जाएगा इसके खिलाफ़ कि ऐसा नहीं, ऐसा करिए। किसान की तो कमर तोड़नी है ना, और तो कोई उद्देश्य है नहीं। अगर तुमसे ये कह दें कि भैया ऐसा है, थोड़ा जनसंख्या वृद्धि कम कर दो, तो वो भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो जन्म देती है बच्चे को माँ, उसको 6-7 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, काहे के? पोषण के नाम पे, बच्चे के पोषण के नाम पे और उस माँ के पोषण के नाम पे। जबकि वो 6-7 हज़ार जो रुपये मिलते हैं वो सब फ्रूटी में चले जाते हैं बप्पा के, ठीक है? क्योंकि चाहे कोई धार्मिक स्थल हो, चाहे कोई शिक्षण संस्थान हो, हर जगह शराब के ठेके उपलब्ध हैं। 70 रुपये
में पीजिए, आसानी से मिल जाती है, पीजिए। चाहे जिसे कहा कुछ भी करिए, किसी को गाली गलौज करिए, किसी को कुछ भी करिए, कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं। पीते मिल जाइएगा तो दंडात्मक कार्रवाई भी होगी, आर्थिक भी कार्रवाई, लेकिन बिकेगी आसानी से। बिकने में कोई दिक्कत नहीं, दुकानों की संख्या लगातार बढ़ेगी, लगातार। जहाँ नहीं खुलनी चाहिए वहाँ भी खुल रही, और ऐसी जगह खुल रही जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो। ऐसी जगह खुल रही जहाँ शिक्षण संस्थान अधिक से अधिक नज़दीक हैं, ताकि इस देश के युवा बर्बाद हो सकें। ऐसे ऐसे षड्यंत्र चल रहे हैं इस देश में, माननीय महोदय लोगों, समझ रहे हो? ऐसे ऐसे षड्यंत्र चल रहे हैं। तो बैलों की उपयुक्तता बता ही दी, और कुछ रह ही नहीं गया। इतना ही कर दो, इतना तो करने में तुमको 100 साल लग जाएंगे। अगला वीडियो किस पर आने वाला है हमारा, वो भी सुन लीजिए। कृषि योग्य आधुनिक भूमि, जो कि थोड़ा संक्षेप में बताना चाहूँगा, अब बाद में ही बताऊँगा संक्षेप में। कृषि योग्य आधुनिक भूमि जो बनाई गई थी वो कांग्रेस के नेता उस समय के और क्रांतिकारी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1947 में आज़ादी मिली। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर के इस देश में लागू किया गया, बनकर के तैयार हुआ और लागू किया गया। उसके बाद में सन 1951 में चुनाव होता है। चुनाव होने के बाद में प्रथम काम किया जाता है जमींदारी प्रथा का अंत। एक एक ज़िले में एक एक जमींदार हुआ करता था, एक एक ज़िले में कई कई जमींदार हुआ करते थे, कई कई ज़िले एक एक जमींदार के अंतर्गत आते थे। बाकी जो किसान जो खेती करता था उसको बस उतना ही खाने को दे दिया जाता, बाकी सब जमींदार साहब ले गए, उसको ख़त्म कर दिया गया। चकबंदी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही शुरू की थी, वो भी 1960 और 70 के दशक तक संपूर्ण भारत में हो गई थी। उसके बाद से आज चल रहा है सन 2024, अभी तक भारत में चकबंदी दोबारा से नहीं हो पाई है, जो कि 50-60 साल का समय लगभग होने जा रहा है। 50 साल तो पूरे ही हो गए हैं, तो लेकिन दोबारा से चकबंदी नहीं हो पाई है। और मुझे लग रहा है जिस रफ्तार से हो रही है, जिस भ्रष्टाचार के मुताबिक हो रही है, ये आने वाले कम से कम 200 साल में पूरी हो पाएगी। हमारे यहाँ 1963 में हुई थी, 1963 से आप जोड़ लीजिएगा, 2024 चल रहा है, कितना समय हो गया, कितना 60 साल तो हो गया ना। तो 60 साल बाद भी चकबंदी अभी नहीं हो पाई है। चकबंदी के बारे में हवा पैदा किया जाता, हवा होती है, ज़मीन कम हो जाएगी, 10 बीघे होगी 2 बीघे दी जाएगी, 2 बीघे होगी 50 बीघे ले ली जाएगी। अरे गधों, किसानों को बर्बाद मत करो यार। तुम न सिंचाई की सुविधा दे पाते हो, सिंचित भूमि लिख दी जाती है राजस्व विभाग के गधों के द्वारा। कोई भी ज़मीन है राजस्व विभाग के में जो गधे बैठे हैं उनके द्वारा लिख दी जाती है सिंचित भूमि। पानी चाहे उसमें पूरे साल न पहुंच पाए, किसान मर जाए, पानी नहीं पहुंचता है, पानी नहीं मिलता है, लेकिन भूमि वो सिंचित होती है। ठीक है, ये सिंचित भूमि बनाई जा रही है, इसी तरह से कार्य हो रहे हैं। चकबंदी का मतलब होता है जो किसानों के बिखरे हुए अलग अलग जगह से दूर दूर से खेत हैं, तो किसान का एक जगह आ जाएगा, तो किसान अपनी सिंचाई की सुविधा स्वयं बना लेगा, क्योंकि तुम हरामखोरों से बनने वाली नहीं है किसान के लिए। तुम किसान के लिए क्या कर रहे हो क्या नहीं, जो किसान के लिए कभी नहीं करना चाहिए वो तुम हर समय करते हो, और जो किसान के लिए तुरंत करना चाहिए वो तुम कभी नहीं करते हो। किसान का कर्जा माफ़ करोगे, किसान की नज़र में बनोगे भगवान, और मारोगे वोट खटाखट, खटाखट वोट मिले जीत गए निकल लिए। ठीक है, किसान की खेती करने की पद्धति तो बदली नहीं, वो तो फिर कर्जा निकालेगा, अब निकालता ही है।
अब किसान को इतनी समझ है नहीं, जागरूक है नहीं, शिक्षित है नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, क्योंकि भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा टैक्स शिक्षा पे लगा हुआ है। शिक्षा, पेपर लीक, भारत ही में पेपर लीक होता है, और पाकिस्तान में होता होगा, लेकिन जो रसिया, अमेरिका, जापान, चाइना, इन देशों की बात करते हो जो विकसित राष्ट्र हैं, विकसित, उनमें कभी एग्जाम पेपर नहीं लीक होता है। समझ रहे हो? इतनी मेहनत से वैकेंसी आप 2 निकालिए, लेकिन 2 बच्चे भी उसमें पास हो रहे हैं तो उनकी भर्ती कीजिए, नहीं तो वैकेंसी मत निकालिए यार। लेकिन वैकेंसी इसलिए निकाली जाती है संतोष दे दिया जाए, सोशल मीडिया पे वाहवाही कर दी जाए कि हाँ हमने वैकेंसी निकाली है। वाह कितना सुंदर है। चिंता मत करो, हुई है बहाई जो राम रच राखा, को कर तर्क पढ़ाई शाखा। कुछ पार्टियां थीं जिनकी इतनी सीटें थीं कि उनको घमंड आ गया। आज के दिन पर वही पार्टियां एक एक सीट के लिए उत्तर प्रदेश और भारत में भटक रही हैं, एक सीट नहीं मिल पा रही है। कुछ लोगों ने बहुत समय तक बहुत कुछ किया, उनको अहंकार आ गया, घमंड आ गया। अब कोई भी मिलने जाए, कोई समस्या बताए, कोई कैसे भी कुछ भी व्यक्तिगत और सामाजिक कोई मतलब नहीं, वो आज भटक रहे हैं। और जो उस समय संघर्ष किया करते थे वो आज मलाई काट रहे हैं। तो जो मलाई काट रहे हैं वो भी कभी बालू फाँकेंगे, और जो बालू फाँक रहे हैं वो भी कभी मलाई काटेंगे। इसमें कुछ कहने वाली बात तो है नहीं। हम तो जो लोग मलाई काट रहे हैं उनकी जिंदाबाद करते थे। कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं। 3 साल तन मन धन बल हर तरह से साथ रहा, कुछ नहीं। एक आध लोग जानते, उनको बनाने में हमारा कोई योगदान नहीं है, इसीलिए हम उनसे कुछ कहते भी नहीं। जिनमें योगदान है उनको फ़ोन करके जाओ 4-4 बार, उनके घर मिलने जाओ, उनको 1 मिनट के लिए फुर्सत नहीं है मिलने की। ये नहीं कभी बता सकते कि हम सप्ताह में, महीने में, कि महीने की इस तारीख को अपने आवास पर मिलते हैं। भाई हमारे जो क्षेत्र है उससे जिस किसी को भी समस्या कोई हो तो आकर के हमको बता दें, हमारे कार्यालय पे बता दें। कहीं कोई मतलब नहीं। जैसे चुनाव आता है भैया जी वोट दे देना। कुछ जब बड़े लक्ष्य होते हैं तो छोटी चीज़ें छूट जाती हैं। बड़े लक्ष्य सुअर कहीं के कभी खड़े नहीं हो पाए हो। कहाँ? पार्लियामेंट अथवा विधानसभा में। बड़े लक्ष्य बोला करो कभी खड़े होकर के। बस शपथ कैसे ले ली जाती, वो भी कागज़ रख के पढ़ कर के उसमें गलती न हो जाए। कभी खड़े होके बोल पाए हो? 5 बार हो या 10 बार हो चाहे 50 बार हो जाओ, बोल तो नहीं पाए हो अभी तक। शर्म करो कुछ तो ढोंगियों, कुछ शर्म किया करो। तो अगला वीडियो हमारा आने वाला है, चर्चा आकर के करूँगा किस पर, आधुनिक कृषि योग्य भूमि, इस पर। कैसे बैलों पे चर्चा हो गई, गाय पर चर्चा हो गई, बछड़े, बछिया, नंदी, सांड, सब पे चर्चा हो गई। किस तरह से क्या किया जाएगा इन सब पे अपने विचार रख दिए मैंने। ब्लॉक में टीम गठित करो, हर ग्राम पंचायत में 5 आदमी से करवाओ, शुरुआत तो करो। हर ग्राम पंचायत में, जो ब्लॉक है उसमें कितनी ग्राम पंचायतें हैं निश्चित होती है। बड़ी ब्लॉक है उसमें ज़्यादा होंगी, छोटी है कम होंगी। उसमें ग्राम पंचायत होते हैं, ग्राम प्रधान लो, बीडीसी लो, जिला पंचायत सदस्य लो, इनकी मदद से इन्हें लोग चिन्हित करो। पुराने जो प्रत्याशी जो चुनाव लड़े थे उनसे संपर्क करो, टीम बनाओ। ब्लॉक में बड़ी ब्लॉक है 2 टीम बना दो, 3 टीम बना दो, छोटी है 1 बना दो, और छोटी है कम सदस्यों की टीम बना दो, जो किसानों के बीच में जाए, किसानों की समस्या को समझे, किसानों के बीच में अपनी बात को रखे, और किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाए, सहायता राशि दी जाए, धनराशि दी जाए, जिसके मुताबिक किसान जैविक देसी खाद का उपयोग कर सके।
अपनी आमदनी को, जो आमदनी बढ़ा सके, मतलब जो खर्च है उसको कम कर सके। ठीक, अब समय भी हो रहा है तो हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी को प्रणाम। अगर किसी को हमारी वाणी से ठेस पहुंची हो तो हाथ जोड़कर चरणों में उसके क्षमा चाहता हूँ, लेकिन हरामखोरों को मैं रेलता रहूँगा, पेलता रहूँगा, ये अब बंद नहीं करूँगा। जय जय श्री राम।